पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सोमवार 27 अक्टूबर सन 2025 ईस्वी मुताबिक 4 जमीदुल अव्वल 1447 हिजरी गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा खुलूस और प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे और इस वक्त जब के 8 बज चुके हैं, बराबर 9 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे मामलात हैं जिन पे बात करना ज़रूरी बनता है और उससे भी बड़ी खुशी ये होती है कि हम साथ होते हैं। ये घर की बैठक है। घर की बैठक में आप और हम चाय साथ पीते हैं, बातें भी करते हैं, मेहमान का स्वागत भी करते हैं और मुख्तलिफ़ अहम मौज़ूआत पे हम बात भी करते हैं और मुख्तलिफ़ अहम जानकारी आप तक पहुंचाते भी हैं। आज के प्रोग्राम में 2 मेज़बान हस्ब दस्तूर इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जावेद और मेरे साथ हैं मियाँ वसाफ़ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब। कैसे हैं वसाफ़ आप? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं। आप बाद मुद्दत उन्हें देखकर यूँ लगा जैसे वीराने दिल पे बहार आ। अरे क्या मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपके दर्शन थोड़े से कम हो रहे हैं। आप ईद के चांद हो गए बड़े दिनों के बाद। खैर बहुत अच्छा लगा जावेद साहब यहाँ पे आपके साथ प्रोग्राम करके। और नाज़रीन मेरी तरफ से भी प्यार खुलूस बहुत बड़ा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिससे मैं आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया। इस पर जावेद सबुद्दोब की आज बैठक, और सच में ये बैठक है बड़ा खुश लगता है कि हालांकि जावेद साहब ठंड में इजाफा हो गया है, सुबह इलिस यूर कुंशिमा हल्का हल्का तूर तशम पर, तब भी जो है एक खुशी महसूस होती है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है तो बड़ा अच्छा लगता है। और नाज़रीन मोहतरम मौसम के हवाले से अपडेट्स आपको देते चले। प्रोग्राम के आगाज़ में ही आज श्रीनगर जम्मू लेह में मतलब साफ़ रहेगा। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 30 और कम से कम रात का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस, लेह में 6 और कम से कम -8 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये था मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कौमी शाहरा पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। SG रोड पे आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है रेगुलेटेड मैनर्स में। इसके बाद मुगल रोड पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज पुंछ से शुपिन की तरफ रवाना किया जाएगा। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुख कर सकते हैं और ओली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। ये था मौसम और शाहराहों का हाल। अब बताइए डॉक्टर साहब किस मौजू के साथ आप जो है प्रोग्राम का आगाज़? दरअसल मैं सोच रहा था कि जो अब मौसम की बात कर रहे थे, मौसम छो या समेन ये मुख्तलिफ नज़ार छे, ये अल्लाह ताला सिन तरफ आख नियामत है। और जब हम नियामतों का जिक्र करते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने हमें नियामतों में दौलत दी है, सेहत दी है,
जवानी दी है, ये सारी नेमतें हैं जिनके बारे में कल हमसे पूछा भी जाएगा बेशक कि किस तरह खर्च की, कहाँ से हासिल की, किस तरह खर्च की। और जवानी का मैं जिक्र कर रहा था तो चूँकि मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि ये जो सुबह की बैठक होती है इसमें हम घर के मामलात पे बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे हम बात। एक पिछले 2-3 दिन में मुशाहिदा किया मैंने, ये 2 वाक़यात ने मेरे जहन पे असर बिल्कुल नक्श हो गए वो। और मैंने सोचा कि जिस दिन भी मौका मिलेगा गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम के उस दिन आप ज़रूर इस हवाले से मे बासान 3-4 या 5 मैक्सिमम आसा सो 5 जमाज परान बच्चे तमिस मोल हेचनावान गाड़ी चलावनी। तो वो बच्चा इस तरह से बैठा हुआ था, सो मे बासान इस्ताद क्या कि सो सीट पे नजर बराबर डैश पे पेवान नजर कहें। तो मोल खोबर साथ में सिगरेटा है इसके करान तो ये करान बड़ वो फख्र महसूस कर रहा था कि मोन बच्चे शायद गाड़ी चलाओ। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि वो किस चीज़ पे फ़ख्र महसूस कर रहे थे। एक नाबालिग बच्चे के हाथ में गाड़ी देना और उसको रोड पे ले आना न सिर्फ उस बच्चे की ज़िंदगी के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वबाल जान बन सकता है। दूसरा मैंने देखा वसाब में अभी मैं स्टूडियो आ रहा था तो एक बाइक पे एक स्कूटी है शायद, स्कूटी पे एक बंदा चल रहा था विदाउट हेलमेट था, सामने एक बच्चा था। तो मगर मैं फ्यूर पर थोड़ा वुचती में तो अमिस बेचारस शायद अल्लाह ताला कर हज तो वो ऐसे चला रहा था। मगर जब मैं नजदीक पान वो तो वो तमिस अत मज मोबाइल सो इत चलान बच्चे ब्रोह कन। मतलब मुझे समझ नहीं आया आपने आपका टेक केयर नहीं करे बच्चे के लिए तो कॉल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि चलते चलते आप 1 मिनट रुक भी सकता था। बच्चे के जहन पे ये असर पड़ेगा कि वो बाप को गलत करते हुए देख रहा है। तो इस पे एक ऐड भी था वो शर्मन जोशी का, आपने देखा होगा, वो हेडलाइट वो रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, उसके बाद वो पुलिस वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो उनसे कहते हैं कि मेरा चालान कीजिए, किसने देखा, मेरे बच्चे ने देखा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे समाज में, ये सब चीज़ें अगर ट्रैफिक पुलिस का अपना रोल है वो हम समझते हैं, लेकिन जब तक ये शऊर बेदार नहीं होगा इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे, पूरी अवामी सतह पे, तब तक इस चीज़ में बदलाव आने की कोई तवक्को हमें नहीं करनी चाहिए। और जवानी जब इतनी है तो इसको मैदान में दिखाइए, क्यों? नहीं देखिए डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ही अहम नुक्ता छेड़ा और मुझे लगता है कि कभी कभी इस बात को ज़रूरी भी है, दोहराना भी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को। शायद टीवी पे इस टाइम पे जो भी देख रहे हैं कि उन पे असर हो, तो बड़ी अच्छी है कि ये इस प्लेटफॉर्म ये जो हमें मैसर है इस पे आपने इस हवाले से बात की। बट ज़रूरी है कि कलेक्टिवली हम सब जो है इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और कलेक्टिवली आगे भी हमें इसका टेक केयर करना है कि एक पर्टिकुलर एज है, जैसे आपने कहा ये 2-3 चीज़ें इशू ऐसे सोशल अंडरस्टैंडिंग, अगर हम कह लें इसको सोशल अंडरस्टैंड चॉइस करूँ कि हमारा समाज क्या चाहता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है थिंग्स बेहतर होगी। और आप प्रोग्राम में हैं और क्रिकेट की बात ना हो आपने, के लिए वो अच्छा क्रिकेट की बात करेंगे। कल तो आपकी टीम ने ज़बरदस्त ये यहाँ रणजी में रणजी ट्रॉफी बिल्कुल स्टेडियम में आ रहा था, स्टेडियम क्योंकि आपने कहा ना स्टेडियम जाइए। देखिए इसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चे उनको सिखा रहे थे क्रिकेट फील्ड पे ले जाइए उनको, या फुटबॉल फील्ड पे ले जाइए, हॉकी फील्ड पे ले जाइए और प्रैक्टिस कराइए, कल को ही कैन रिप्रेजेंट कंट्री। बिकॉज अब तो बहुत एक्सेसिबल हो गया है। व्हेन आई वाज जस्ट ग्रोइंग अप तब बड़ा मुश्किल लगता था क्या सोशल मीडिया का इतना ज़माना नहीं थी, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पाई उसने आज तो कुछ भी हो जाता है, देयर इज ट्रांसपेरेंसी। और एक बॉलर जो कल रणजी ट्रॉफी के हवाले से आप बात कर रहे हैं राजस्थान के खिलाफ, बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि ये जो है 2nd रणजी ट्रॉफी। अच्छा ये भी बड़ी फ़ख्र की बात है, हमें खुश होना चाहिए इस बात पे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 रणजी ट्रॉफी मैचेस जो है श्रीनगर में खेले जा रहे हैं और 3 जो है हमारी रियासत में खेले जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में, 1 जम्मू में और 2, और पहला मुकाबला जो है मुंबई के साथ हुआ, अनफॉर्चुनेटली इस बार हार गए। लेकिन आज का जो ये राजस्थान के साथ मुकाबला चल रहा है 4 डे मैच रणजी ट्रॉफी, इसमें हमारी पकड़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है और राजस्थान ट्रायल बाई 90 रन से, क्योंकि 5 विकेट कल हमारे जो ज़बरदस्त बॉलर आकिब नबी हैं उनने 5 रन दे के 5 विकेट चटकाए 5 ओवर्स में
में और राजस्थान की हाफ टीम को जो है डेर कर दिया। सो इट्स देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव साइंस। इसके अलावा बहुत सारे लीग्स ऐसे जावेद साहब चल रहे हैं कि जिनको लोग भी कवर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ देखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं और वो भी दैट इज़ ऑल्सो रन बाई युवा, सब जो है युवा सोसाइटी उसको भी रन कर रही है। सो इट्स अ ग्रेट साइंस, बट ये है कि चैनलाइज करना बेहद ज़रूरी है कि किस फील्ड में आप चैनलाइज। नौजवानों में बहुत सारी जो हैं क्षमताएं हैं, उनमें काफ़ी हुनर हैं, उन चीज़ों को चैनलाइज करके उस हुनर को इसमें चैनलाइज करके अच्छी तरह से उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। एक वक्फे के लिए रुकते हैं नाज़रीन, वक्फे के उस पर आएंगे, आप तक अखबार की सुर्खियाँ भी पहुँचाएंगे और आज के हमारे ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। आप देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जनाब आलिए, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और गुड मॉर्निंग JNK का प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी मुलाकात भी कराएंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से। लेकिन उससे पहले अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाने के मेरे पास मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे एक सुर्खी चंद सुर्खियाँ आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली सुर्खी सुनिएगा, पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर डिप्स एज विंटर सेट्स इन। 50% ड्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो पावर जनरेशन इन विंटर। इसी अखबार से एक और सुर्खी, मवल रिवाइवल ब्रिंग्स नेचुरल कलर बैक टू वाजवान, हेल्प्स पीपल मूव अवे फ्रॉम कार्सोजेनिक फूड कलर्स। जी डॉक्टर साहब। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में है, इसकी सुर्खी है, मुल्क में बगैर तालीमी अदारे, जम्मू कश्मीर के 146 समेत 8000 स्कूल मौजूद, 16179 स्कूलों में 50 से कम तलाब ज़ेर तालीम, खाली स्कूलों में 20,000 टीचर तैनात हैं। जी मेरे पास एक और मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुँचना चाहेंगे। वारवन विलेजेस राइजेस फ्रॉम एशेस, ब्रिक बाय ब्रिक, हार्ट बाय हार्ट, फैमिलीज रिटर्न टू न्यूली बिल्ट होम्स बिफोर विंटर सेट्स इन। जी एक सुर्खी है एक उर्दू रोज़नामे से, सर्दियों के अयाम में हवाई कंपनियों ने परवाज़ों की कमी का ऐलान कर दिया है। हवाई सफ़र करने वाले सरमाई खेलों में शिरकत करने और नए साल की तकरीबात में शामिल होने वालों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन इसमें खुशाइंद बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। इसलिए अब हवाई कंपनियां अब ये खामखा के ड्रामे कर रही हैं। मुझे लगता है कि अब जम्मू से जो श्रीनगर का सफ़र है वो बिल्कुल ये भी तो नहीं है डॉक्टर साहब, इसका रीज़न एक हो सकता है। जी मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा और इससे भी एक जो है सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। स्पोर्ट्स स्पेसेस स्टार ऑलराउंडर आकिब नबी एक बार फिर चमक उठे, राजस्थान को इनिंग शिकस्त से बचने के लिए अभी भी 90 रन्स बाकी, जिस हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम बात कर रहे थे। एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रेंट अथॉरिटी बिल 2025 इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन मंडे। और इसी अखबार की एक ज़ैली सुर्खी है, आफ्टर 4 years हाईटेस्ट प्रिपरेशंस टू मूव दरबार टू जम्मू इन फुल स्विंग। और ये तो थी अखबारात की सुर्खियाँ। और हर दिन हमारे प्रोग्राम में मेहमान आते हैं और मेहमान के आने से घर में बरकतें होती हैं। मेहमान कभी हमारे पड़ोस से आते हैं और कभी दूर जगहों से आते हैं और कभी हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर भी जी जो शख्सियात हैं वो कश्मीर आती हैं और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे घर में आइए और एक कप चाय की प्याली पी के जाइए और अपने तजुर्बे से हमारे नाजरीन को हमें फैज़याब कीजिए। और आज जिस मेहमान शख्सियत का हमने इंतखाब किया है इस प्रोग्राम में, जिन्हें हमने मदऊ किया है, बड़ी गुजारिशों के बाद ये तशरीफ़ आवर हुए हैं, इनका ताल्लुक़ एक ऐसी जगह से है, मुल्क की एक ऐसी जगह से है जिस जगह से मुल्क के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मुल्क के सदर शंकर दयाल शर्मा जी थे,
गीतकार जावेद अख्तर का ताल्लुक़ उस जगह से है, और हमारे ज़बरदस्त सिंगर जो थे इंडस्ट्री के तलत महमूद साहब, उनका भी जो ताल्लुक़ है उसी सरज़मीन से है जिसे हम पुराने ज़माने में अवध कहते थे और आज के ज़माने में लखनऊ कहते हैं। हमारी मुराद है आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर प्रियादर्शी रंजन जी से, जो एक यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और बड़े दिलचस्प इंसान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने गुड मॉर्निंग जी के प्रोग्राम में। थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू वसाब भाई, और अस्सलाम वालेकुम जम्मू एंड कश्मीर, और साहब सभी को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। और आपने बिल्कुल सही बताया कि मैं तो लखनऊ से रहा हूँ, और लखनऊ बहुत ही इंटरेस्टिंग नवाबों का शहर रहा है। वहाँ पर उर्दू और हिंदी दोनों मिक्स होके हमेशा से रहे हैं। और मैं जिस मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हूँ वो चौक में था, उसके आधी तरफ तो सारी उर्दू स्पीकिंग थी, हिंदी स्पीकिंग। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बड़ा पुराना और बड़ा ज़बरदस्त मेडिकल कॉलेज माना जाता है। अभी भी जब रैंकिंग होती है मेडिकल कॉलेजेस की तो KGMC का नाम बड़ा उच्च श्रेणी में नाम आता है KGMC का जी। और मेरी जो भी मैं आज हूँ वो सिर्फ और सिर्फ KGMC या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की वजह से हूँ। उसकी वजह यह है कि वहाँ की हमारी पढ़ाई, हमारा जो वे ऑफ रेजिंग अप था MBBS में, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स। और आज के ज़माने में मैं ढूंढता रहता हूँ, ऐसे टीचर्स तो मिलते ही नहीं। रादर अब जनरेशन इतनी चेंज हो गई, पहले के ज़माने के जो टीचर्स हुआ करते थे वो भी बिल्कुल ही अलग किस्म के थे। कोई भी किताब, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी सिमुलेशन उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। बहुत खूब। वहाँ हमारी सर्जरी की ट्रेनिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक इट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट structured and a most refined training in the entire country. So हम लोग जब वहाँ मेडिकल कॉलेज में थे तो 4 दिन लगातार। डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज में आएंगे, ये सफ़र थोड़ा सा आगे पहुँच गया, पहले सफ़र को पीछे ले जाते हैं, आपके बचपन में ले चलते हैं। सो ये अवध जो था, नवाबों का शहर, तो कैसा था? कुछ बचपन की यादें और कैसे ये डॉक्टर बनने का सिलसिला? जो मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो हम जिस समय पढ़ते थे तो उस समय डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अलावा कोई और अच्छा, वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी हर जगह जो है, तो और कोई चीज़ तो कुछ पता नहीं थी। तो सिर्फ ये था या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और ख्वाहिश यही थी कि डॉक्टर बने तो KGMC में बने और पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र KGMC में रहें। तो मेरे पिताजी जो कि डॉक्टर थे, तो ऑफ कोर्स एक फैमिली इंक्लिनेशन हो जाती है कि उसी दिशा में जाना है, और उसी धुन में चले गए और कभी कुछ सोचा ही नहीं, कभी कुछ पता ही नहीं कि इसके अलावा और कोई प्रोफेशन भी होता है। तो मेडिसिन या इंजीनियरिंग, और 10th में जैसे ही वो स्प्लिट होता है तो मेडिसिन के लिए साइंस लेनी पड़ती है। तो मैथमेटिक्स में उतना कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था हमें, तो साइंस में आ गए और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। जो बचपन है मेरा वो बहुत ही नवाबों वाला बचपन था। हाँ, नवाबों वाला था, इनफैक्ट उससे भी बेहतर था। तो उसका रीज़न ये था कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर रहे हैं, और ही वाज गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो। वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। उन्होंने सुबह सुबह 4 बजे उठ जाना और मैं उन्हीं के साथ सोता था। तो मेरी ज़िंदगी की जो नींव रखी गई, क्योंकि वो 4 बजे सवेरे उठ जाते थे और बाई 4:30 नहा धो के चाय लेके बैठ जाते थे और फिर मुझे उठाना शुरू कर देते थे। तो अगर 2-3 बार उठाने में ना उठूं तो फिर डांट भी पड़ जाती थी, कई बार चपेट भी पड़ जाती थी सुबह सुबह। तो 5 बजे तक मैं भी उठ जाता था। तो 5 बजे उठ गए तो और कुछ तो होता नहीं था करने के लिए, तो किताब उठा लेते थे। तो उनके साथ जो आदतें पड़ी वो आज भी, आई एम एन अर्ली राइजर, आई एम ग्लैड कि मैं उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाया कि सुबह जल्दी उठते थे। सुबह जल्दी उठने से बड़े काम मेरे आसान हो गया, स्ट्रीमलाइन हो जाते थे पूरा। और आज भी उस सुबह के उस 1 घंटे में, अब आज मैं इतनी बिजी लाइफ में भी अपने 1 घंटे में पूरी ईमेल्स, दिन भर की प्लानिंग, किसको क्या करना है, क्या काम कैसे करना, सारा कुछ प्लान कर लेता हूँ। तो कहते हैं ना कि किसी को दुआ दो तो कहो कि उम्र में बरकत हो। उम्र में बरकत यही तो है कि आपको वर्किंग आवर ज़्यादा मिल रहे हैं। पहले जब आप 5 बजे सुबह उठते हैं
तो जो 8 बजे या 9 बजे उठते हैं उनकी तुलना में आपको 3-4 घंटे का जो समय है वो ज़्यादा मिल जाता है और आप दिन की बेहतरीन शुरुआत कर पाते हैं। डॉक्टर रंजन जी, डॉक्टर बनना एक सपना था जो साकार हो गया। KGMC में जो आपका ख्वाब था वहाँ पहुँच गया और आपने जैसा कि अभी बड़ा अच्छा कहा कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर मैं कहूँगा, जहाँ पे ना सिर्फ आपको डॉक्टर बनाया जाता था बल्कि आपको डिसीजन मेकर कहाँ पे, क्योंकि जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो हमें एक टीचर ने कहा कि द बेस्ट सर्जन इज़ नॉट द वन हु नोज व्हेन टू ऑपरेट, द बेस्ट सर्जन इज द वन हु नोज व्हेन नॉट टू ऑपरेट। तो ये सब चीज़ें जब आपकी लाइफ में आ गई तो उसके बाद जब आपने MBBS किया तो फिर जो सुपर स्पेशलिटी का चुनाव था वो तो जाहिर सी बात है कि आपका अपना होता, और यूरोलॉजी या नेफ्रोलॉजी की तरफ किस तरह आ गए आप? हमारे मेडिकल कॉलेज में एक टीचर हुआ करते थे और हैं, बड़े ही स्टीम टीचर हैं, यूरोलॉजिस्ट, उनका नाम है प्रोफेसर दिवाकर दलेला। वो बड़े ही अच्छे एकेडमिशियन और साथ ही साथ उनका बातचीत, व्यवहार, पेशेंट से कम्युनिकेशन, ये सब भी उनकी बड़ी ख़ास बातें थी। तो मैं उनसे हमेशा इम्प्रेस रहा करता था। तो उनकी जहाँ भी क्लिनिक होती थी उनकी क्लासेस में चोरी से छुप के पीछे से बैठ जाते थे, वो जहाँ पढ़ा रहे होते थे वहाँ चले जाते थे। तो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा मेरी ज़िंदगी में। तो मैं शुरुआती दौर से तो कार्डियक सर्जन बनना चाहता था। मुझे यह था कि मुझे हार्ट से बड़ा तो कोई सर्जन होता नहीं है, तो मुझे लगता था कि मुझे कार्डियक सर्जरी ही करनी चाहिए। और मैं अपनी जब MS कर रहा था मास्टर्स, तो उसमें कार्डियक सर्जरी की ही तैयारी कर रहा था। अच्छा, ओके। फिर उस दौरान मेरी डॉक्टर दलेला सर से थोड़ी सी इंटरेक्शन ज़्यादा होने लगी। जब यूरोलॉजी में पोस्टिंग हुई तो उन्होंने मेरे को एक दिन बुला के कहा कमरे में, ऑफिस में, कि रंजन क्या करना है आगे? तो मैंने कहा सर कार्डियक सर्जरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यूरोलॉजी क्यों नहीं? तो मैंने कहा सर मुझे लगता है कि यूरोलॉजी तो बहुत छोटे से पेशाब के रोगों की बीमारी की स्पेशलिटी है और कार्डियक सर्जन का तो नाम बड़ा होता है, और ये वो मेरे अपने वो हृदय रोग, हाँ, और जो जवानी होती है ना उसमें मंसूबे भी बड़े खूब ये होते हैं कि पूरा हाँ फतेह कर लेनी है दुनिया। बट देन ही टोल्ड मी कि यूरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि आपको, एक तो जो उस टाइम हमारे समय मेरिट जाती थी वो यूरोलॉजी की सबसे टॉप में जाती थी। अच्छा, यूरोलॉजी आज भी जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए नंबर 1 ब्रांच है। ओके। और उसके जो कार्डियक सर्जरी है वो शायद काफ़ी नीचे आती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है? तो सर ने मुझे यही बताया कि यूरोलॉजी में आप चाहें तो अपनी जीवन शैली जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको एक एवरेज जीवन जीना है तो आप स्टोन, प्रोस्टेट, ये सब चीज़ें करते रहें, और अगर आपको थोड़ा डायनामिक और थोड़ा मज़ेदार ज़िंदगी चाहिए तो आप ट्रांसप्लांट में चले जाएं, किडनी ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दें, खून की नसों से ऑपरेशन करना शुरू कर दें। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग, डिमांडिंग, वी कैन हैव दैट किक विच वन गेट्स। तो ये सब सोच के, ये सब ख्यालों की वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं, यूरोलॉजी, मैंने देखा कि क्यों सब लोग यूरोलॉजी को प्रेफर करते हैं। फिर मैंने थोड़ा ये रियलाइज़ भी किया कि कार्डियक सर्जन्स की लाइफ बड़ी स्ट्रेस्ड आउट होती है, बहुत 24 घंटे ऑपरेशन करना। जब कार्डियक सर्जरी में मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ भी प्रोफेसर KN सिन्हा हुआ करते थे उस टाइम। तो उनका भी मैं देखता था लाइफस्टाइल की, सुबह से लेके 8 बजे से रात में 12 बजे तक खड़े होकर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो देन आई रियलाइज्ड कि कार्डियक सर्जरी और यूरोलॉजी में से एक को चुनना है। तो फिर घर पे भी बात हुई और सर से भी जब बात हुई तो मुझे लगा यूरोलॉजी में मैं देख लूँगा मुझे किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाना है, और उस हिसाब से फिर यूरोलॉजी की तरफ रुख किया और यूरोलॉजी में सिलेक्शन हो गई। तो उसके बाद से। और फादर साहब किसके डॉक्टर थे? मेरे फादर साहब ने MBBS की हुई और उन्होंने पब्लिक हेल्थ में स्पेशलाइजेशन की है। सो पब्लिक हेल्थ इज़ अ स्पेशलिटी जिसमें कि कम्युनिटी डिजीजेस की ट्रीटमेंट होती है, एपिडेमिक्स की ट्रीटमेंट होती है। तो वो सरकारी नौकरी में रहे, जॉइंट डायरेक्टर पद से रिटायर हुए UP गवर्नमेंट में, और मैं यूरोलॉजी में आ गया। और बस आप देख पा रहे होंगे चूंकि अभी सर्दी उतनी नहीं है, लेकिन सर ने स्टोल डाला हुआ है। मैं भी पूछ रहा था तो कहा कि नहीं, ये मैंने कल ही खरीदा यहाँ मार्केट से और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने तो मुझे बताएं कि कश्मीर
पहली बार आए हैं आपकी, इससे पहले कभी आए हैं? ये मेरी चौथी विजिट है। और चौथी। डॉक्टर साहब मैं इसमें ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, देखिए आपने तो ट्रैवल तो आपने ऑल ओवर कंट्रीज़ किया होगा, कश्मीर पर्टिकुलरली कैसा लगा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज? कश्मीर एक तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, और उससे भी ज़्यादा मुझे जो यहाँ की वार्मथ लोगों की बहुत पसंद है। जो ज़बान है वो बहुत मीठी है। राइट फ्रॉम माय ड्राइवर जो मुझे लेके आया एयरपोर्ट से, जो भी लोग मेरे साथ जिन्होंने मेरी मदद की आप तक पहुंचने में, तो और कश्मीर के बड़े मरीज़ों के ऑपरेशन मैंने किए हुए हैं, प्रोस्टेट के, ट्रांसप्लांट के, तो वो बेचारे आते हैं। और कश्मीर की एक बड़ी ख़ास बात है, कश्मीर से कोई भी मिलता है या कोई भी फ़ोन आता है तो हेलो डॉक्टर साहब ठीक हो आप, तो सबसे पहले वो डॉक्टर का हाल पूछते हैं, फिर अपना हाल बताते हैं। तो ये भी आई लाइक दिस, क्योंकि हर आदमी यूनिकनेस, ये यूनिक है। ये आई थिंक 90% लोग इसी तरह से संबोधित करते हैं। सबसे पहले वो आपका हालचाल पूछेंगे, आप ठीक हैं कि नहीं। तो फिर तो एक और वार्मथ, अब जैसे कल जो हमारे साथ जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने भी मेरी बड़ी मदद कि जो एक्चुअल कारपेट्स बुनकर जो बिनते हैं या जो उसको वो करते हैं, वो फैक्ट्री में हम लोग जाके काफ़ी समय हम लोग ने वहाँ गुजारा। उन लोगों के साथ देखा कि कितनी बारीकी से, कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, और एक एक धागा कैसे कैसे स्ट्रेच कर रहे हैं, कैसे उसकी गिट्ठा बांध रहे हैं। इट इज़ सो कश्मीर मुझे लगता है एक तो सुंदरता तो ऊपर वाले ने बहुत नवाजी है ही है, और इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं वो उतने ही वार्म हैं। तो कश्मीर इज़ एंड मैं अभी अपनी वाइफ से यही बात कर रहा था कि वी शुड मेक कि एवरी क्वार्टर हमें कश्मीर आ जाना चाहिए एक बार। इतनी शांति, और जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ से डल लेक का बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है, काफ़ी रूहानी सी फीलिंग आती है। आराम से बैठ के वहाँ खिड़की से हम लोग चाय पी रहे थे तो देख रहे थे लेक को, सनसेट देख रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत। एंड मुझे तो ऐसा लगा जैसे एक जगह है इस्तांबुल के पास, वहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के बगल में आकरा एक होटल है जी। तो वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के सामने ही हमारा होटल था, और सामने बिल्कुल समुंदर था, और बहुत ही शांत पानी, बिल्कुल डल लेक का नज़ारा उसी तरह, रादर उससे भी खूबसूरत है। जो हल्की हल्की मिस्ट उठ रही होती है और पहाड़ों की लेयरिंग है, ये सब तो बहुत ही दिस इज रियली द हेवन ऑन अर्थ। आपने ऑब्जर्व बहुत कीनली किया है। हाँ और बड़ी, और अब तो कश्मीर इतना, ये श्रीनगर तो हैज़ डेवलप्ड लाइक एनीथिंग। मुझे तो बड़ा मज़ा आया देख के। ये कल सोनू निगम जी का कॉन्सर्ट भी था बिल्कुल, तो बहुत अच्छे लगे। और यूथ की जहाँ तक मैं बात करूँ, यूथ भी अब काफ़ी अच्छा स्ट्रीमलाइंड होता दिख रहा है मुझे। यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ से हमारे पास इलाज के लिए भी चंडीगढ़ काफ़ी लोग आते हैं, तो यूथ इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी स्ट्रीमलाइंड। सो अच्छे फ्लाईओवर्स बन गए, रोड्स बड़ी अच्छी हैं, सफाई बड़ी अच्छी है। सो इनफैक्ट मेरी जो वाइफ हैं वो भी, उनके फादर साहब एक ज़माने में उनको शहनशाह होटल में लेके आए थे, तो रात अच्छा यहाँ डल पे डल तो वो तो उन्होंने, उनका बिल्कुल मकसद यही था कि मुझे जाके उस होटल में एक बार फ़ोटो खिंचानी है। तो कल हम लोग वहाँ गए, तो काफ़ी पुराना हो चुका है अब, तो काफ़ी डिलैपिडेटेड स्टेट में, बट देन शी वाज सो हैप्पी। तो मेरी तो बहुत लॉटरी लग गई उनको खुश करके। नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को रिवाइव करना, फिर उन चीज़ों को बड़ा अच्छा लगता है वो। और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी बातों से माशाल्लाह पूरा लखनऊ छलक रहा है, क्योंकि आपकी ज़ुबान जो है बड़ी साफ है, मीठी है, और हमें बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि जब कश्मीर अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरी कंट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, और यहाँ की मेहमान नवाजी जो है वो बड़ी मानी जाती है। उसी मेहमान नवाजी का एक प्रतीक हमने आपके सामने रखा है। हमने इसको नून चाय बोलते हैं हम। नहीं, बहुत ही इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा है। आपने पी ली? हाँ, पी लिया, और बहुत अच्छा स्वाद है नवाजी का। तो मैं ये बताऊँ, मेरे कई डॉक्टर स्टूडेंट्स भी हैं, PhD स्टूडेंट्स भी हैं जो कश्मीर से हैं। उन्होंने सारी ट्रिप पहले ही ऑर्गेनाइज कर रखी थी, राइट फ्रॉम मतलब एयरपोर्ट पिकअप से ड्राइवर से बात करके समझा के उसको पूरी कश्मीरी भाषा में कि कैसे कैसे कहाँ लेके जाना है, किस टाइम कैसे, वो सारा कुछ उन्होंने अरेंज कर रखा था मेरे लिए। सो इन जनरल जो वार्मथ है ना, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गया, लेकिन मुझे इन जनरल बहुत से शहरों में जा चुका हूँ, देश विदेशों में, सब जगह जो कश्मीर के लोगों की वार्मथ है वो बहुत ही अलग है। एवरीबडी इज़ वेरी वार्म, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ह्यूमन क्वालिटी है।
जो कि ख़त्म होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी अब हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगे, क्योंकि इनके संपर्क में बहुत सारे जो इनके डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या लोग जहाँ भी ये जाते हैं तो कश्मीर का जिक्र बड़ी खूबसूरती से होगा और लोगों को आमंत्रित करेंगे आप बिल्कुल कश्मीर आने के लिए। मुझे तो बड़ा प्रोत्साहित करेंगे। अच्छा लग रहा था कल देख के, इतनी भीड़ सोनू निगम जी के कॉन्सर्ट में इतना, सो दैट मींस टूरिज्म इज रियली पिकिंग अप एंड व्हिच इज सो गुड फॉर एवरीबॉडी। बहुत खूब। और डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी, आपके साथ हम ये बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनती है हमारी कि एक वक्फे पे जाने की। नाजरीन, इस वक्फे से लौट के आएंगे तो आज के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं इनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मंथली प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। और नाज़रीन मोहतरम, आज स्टूडियो के तशरीफ़ आवर हैं डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन, जो कि यूरोलॉजिस्ट है एंड टॉप किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, ये भी कहा जाता है किडनी मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर साहब, प्रियदर्शी रंजन साहब, बताइएगा कि ये जो मसरूफियात, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी मसरूफियात हैं, वक्त मिलता है अपने लिए? और ये जो कश्मीर का विज़िट है, ये काम से सिलसिले से आए हैं या पर्सनल विज़िट है? नहीं, ये तो आपसे मुलाकात के लिए ओह ग्रेट। सो ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग था। ये पहले भी एक दफ़े कोशिश हुई तो उस समय थोड़ा सा टेंशन आ गई थी इंडिया पाकिस्तान वाली, तो उस वजह से पोस्टपोन हो गया। अदरवाइज कश्मीर तो आई ऑलवेज, आज से जो इससे पहले मेरी 3 विज़िट थी उसमें से 2 विज़िट तो प्रोफेशनल थी। उस ज़माने में मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में डायरेक्टर हुआ करता था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या लेक्चर्स के लिए आए थे उस टाइम। एक दफ़े मैं अपने परिवार के साथ आया था, हम लोग गुलमर्ग वगैरह घूमने गए थे। इस बार तो प्योरली इट इज़ जस्ट टू बी विद माई सेल्फ। ओके, तो सिर्फ हमें अपनी बेगम साहिबा को खुश करना था और जो है आप लोगों से मुलाकात करनी थी, तो यही 2 पर्पस थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों ही पर्पस मेरे बड़े अच्छे हो गए। तो वो भी खुश हुई, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें देखी यहाँ पश्मीना की, और अलग अलग शॉप्स में हम लोग गए, इसके बारे में जाना कि कैसे किस तरह के वूल होते हैं, किस तरह से बनता है, कौन कौन से शीप होते हैं, किसका क्या टेम्परेचर होता है, कैसे। तो बड़ी बारीकी। और सच में कल मैं उन कारीगरों को देख रहा था तो मेरे मन में यही जहन में बार बार ख्याल आ रहा था, ये काम तो साले ट्रांसप्लांट से भी कठिन है। इतना कठिन काम, इतना बारीक काम, और इतनी शिद्दत से और इतनी सफाई से और इतनी कंपैशन से बेचारे कर रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में हर हुनर की एक अलग वो है, पहचान है। बिल्कुल कि इतना ज़्यादा मेहनत, और कितनी ये जो कारपेट्स हम देखते हैं आजकल, तो खैर मशीनी युग आ गया है, लेकिन सिंस आई एम अ प्रोफेशनल एंड मेरी तो ज़िंदगी हैंड से ही चलती है, मेरी उंगलियों से ही मेरी रोजी रोटी चलती है, तो मैं उनके फिंगर्स ही देख रहा था कितनी माइन्यूटली, और अच्छे एज्ड लोग, मतलब देवर, हाँ इतनी पेशेंस है, वो लगे हुए हैं कि पूरे दिन में सिर्फ एक इतनी पतली सी स्ट्रिप बन रही है। सो वो डेडिकेशन, उस पोस्चर में बैठ के काम करना, ये भी बहुत, ज़मीन पे बैठना और झुक के उस नज़र से उसको काम करना। और यहाँ तो कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं, चाहे वो कालीन हो या शॉल हो, जिनको बनने में 2 साल 3 साल का भी वक्त ये लगता है, और मुसलसल काम करते रहते हैं उस पर। नहीं, ये बहुत ही मुझे तो ये लगता, कल जो वहाँ पे कुछ शॉप के ओनर्स थे, उनके साथ बैठ के बातचीत हो रही थी, तो वो यही बता रहे थे मुझे कि ये आजकल के युवाओं में ये आर्ट खत्म होती जा रही है, दे डू नॉट वांट टू टेक अप दिस बिजनेस। तो मुझे यही बड़ा पेनफुल लग रहा था कि इतनी सरीखी से, इतनी बारीकी से कोई चीज़ डेवलप हुई, और वो ऐसे अनटाइमली अगर उसका जो है धीरे धीरे डाउनफॉल हो तो अच्छी बात नहीं। बिकॉज मशीन्स, जैसे मेडिसिन में भी आज के ज़माने में खूब मशीनें आ गई, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, टेली सर्जरी हो रही है, मैंने भी बड़ी सर्जरीज की, लेकिन स्टिल आई फील जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, उसकी तो रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं, कोई मशीन शायद कभी भी ना कर सके।
जो भी हमारे पास भी जो मरीज आते हैं, तो अब तो खैर मरीजों से जो जैसे ट्रांसप्लांट वाले मरीज हैं उनसे तो पारिवारिक रिश्ता हो गया। वो आते हैं तो सिर्फ हालचाल पूछने आते हैं, हालचाल बताने आते हैं। रिपोर्ट तो 2 मिनट में उनको सबको मालूम होता है कि ये होना, डॉक्टर साहब ये बताएंगे, लेकिन वो बैठेंगे बताएंगे कि बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी है, या घर में ऐसा हुआ, इधर बाढ़ आ गई, जो भी सुख दुख है वो आराम से 10 मिनट बैठ के पूरी तसल्ली से बात करके जाते हैं। सो बड़े अच्छे अनुभव हो रहे हैं मुझे लाइफ के, जैसे जैसे अब मेरी उम्र भी हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, दूसरी चीज़ जो सॉरी आप पूछ रहे थे कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो मैं अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो मुझे मालूम है मेरी ज़िंदगी का सेकंड हाफ। लुकिंग गुड पेपर साल्ट। थैंक यू। मेरा अगला सवाल यही था कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मैं खूबसूरत तो देखो मैं हूँ नहीं, आपने ये कहा तो आज मैं बहुत खुश हो गया हूँ। आज दिस इज़ अ बोनस फॉर मी। बट शायद अब जो मैं महसूस करता हूँ ना, हमें ऊपर वाले से अपने आप को अलाइन करना है। जो असल खूबसूरती किसी भी इंसान की होती है, जब हम उसके लिए काम करते हैं ना, उसके विजन से अपने आप को अलाइन करते हैं, तो अपने आप जिस्म और शक्ल सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। मुकेश का वो बड़ा खूबसूरत गाना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। बिल्कुल, अपने लिए तो हर कोई ये जीता है, लेकिन जिसके काम से, जिसके हुनर से, जिसकी बातों से आप इंसानियत को फायदा पहुंचा सकते हैं, मेरे ख्याल से उससे बड़ा करम कुछ है नहीं। और मुझे ये लगता है ना कि ऊपर वाला हमें सिग्नल्स देता रहता है समय समय पर। जैसे जब मैं शुरुआत के, मैं अपने 20 साल देखूं करियर के, तो मैं फोर्टिस अस्पताल मोहाली में डायरेक्टर था, और पूरा किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम, प्रोस्टेट का प्रोग्राम, बहुत सी चीज़ें, डिसीज ट्रांसप्लांट, बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग वाला ट्रांसप्लांट, बड़े कठिन कठोर काम किए मैंने। लेकिन मुझे धीरे धीरे समय के साथ, अब सेकंड हाफ जब शुरू हुआ है ना, तो ये रियलाइज़ हो रहा है हमें जो विजन है, काम का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। पैसा तो एक समय के बाद सभी लोग कमा ही लेते हैं, लेकिन कुछ सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में धीरे धीरे अपने आप को ईश्वर के विजन के साथ अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई मेरे दरवाजे पहुँच गया, गरीब आदमी है, कुछ भी है, तो मैं कोशिश पूरी करता हूं कि हम उसको मुस्कुराहट के साथ ही वापस भेजें। बिल्कुल, कि जो भी हो, जिस भी तरह से हो, जैसा भी हो, अगर मेरे से नहीं बन पड़ा, मैं नहीं कर पाया, तो पीजीआई में चूंकि मेरी वाइफ भी हैं, तो उनसे मदद लेके वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका अच्छा इलाज हो जाए, अपने पास से हो जाए। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छा, और साल में 1-2 ट्रांसप्लांट हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि बिना किसी फीस के, बिना किसी स्वार्थ के करें। और अच्छा भी लगता है कि मुझे ये लगता है कि अगर ऊपर वाले ने इसको मेरे दरवाजे भेज दिया है, तो उसे मालूम है कि मैं शायद इस काबिल हूँ, तभी मेरे पास भेजा है। तो रुपया पैसा तो अब फिर सेकेंडरी हो जाता है एक समय के बाद। तो अलाइनमेंट ही शायद खूबसूरती है। जब हम ऊपर वाले के विजन के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, then you automatically become और एक कामनेस, एक शांति, एक ठहराव आ जाता है जिंदगी में। एब्सोल्युटली, वो बहुत ज़रूरी है ठहरना। हम ऐसे दौड़ते भागते अपनी ज़िंदगी जीते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मैं भी कई बार ये सोचता हूँ, ये 30 से 40 वाली जो उम्र होती है, ये तो बिल्कुल बीप की तरह होती है लाइफ में। एक बीप आता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब 30 के थे और 40 के हो गए। वंस यू स्टार्ट एजिंग, जहाँ 45 साल के आसपास, 50 साल के आसपास उम्र पहुँचने लगती है, तो लगता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। देन यू स्लो डाउन, देन यू थिंक, देन यू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लव्ड वंस एंड पीपल हु विल बी अफेक्टेड बाई ईदर योर प्रेजेंस और एब्सेंस। बिल्कुल, आपने तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन बता दिया इस छोटी सी गुफ्तगू में, कि जीने का मकसद सिर्फ पैसे के पीछे, कामयाबी के पीछे, शोहरत के पीछे दौड़ना नहीं है। संतुष्टि होनी चाहिए इंसान को, और वो संतुष्टि जो मानवता है, जो इंसानियत है, उसकी खिदमत करने में ही है। और बड़ा खूब ये विचार जो हैं वाकई एक इंसान को बिल्कुल बेहतरीन ट्रांसफॉर्म करते हैं। सर, ये दिस इज़ द रियलिटी आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ओवर द पास्ट 10 years। जब आप ऊपर वाले के विजन के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपकी कैपेसिटीज़ को डबल कर देता है। ही मेक्स यू, आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करते रहें, जिस चीज़ पर पहुंचने के लिए शायद वो वैसे न मिले, जब आप ऊपर वाले की खिदमत करते हैं, तो ऊपर वाला उससे ऊंचे पायदान पे आपको ला के बिठा देता, आपको पता भी नहीं चलता। एंड दिस हैपेंस, आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ। आप ये शेयर कर पा रहे हैं।
बहुत खूब डॉक्टर साहब। मुझे लगता है बहुत सारी बातें हुई आपकी ज़ाती ज़िंदगी से और फिलोसफिकल बातें भी हमने करी। तो लेकिन अब थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल जो है करियर पे आते हैं, क्योंकि बीच में आपने छेड़ा एआई या रोबोटिक के हवाले से आपने बात की। सो हाउ डू यू सी, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं कि रोबोटिक या एआई शेप कर रहा है अब सर्जरीज, तो कैसे देखते हैं उसको आप? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी चीज़ है और कुछ एक स्पेशलिटीज़ में इट कैन सब्सटीट्यूट और माइट रिप्लेस सर्टेन स्पेशलिटीज सच एज रेडियोलॉजी है। जैसे कोई भी रेडियोलॉजिस्ट है, उसने एक्सरे अपने जीवन भर में 1000-2000 देखे होंगे, लेकिन एआई ने 50 करोड़ एक्सरे देखे हुए हैं और उनकी एक वो बना दी है एक्सपीरियंस शेयरिंग। उसी तरह से जैसे आई है, रेटिना की डिजीजेज हैं, रेटिनोपैथी है, उसकी डायग्नोसिस है, तो कई स्पेशलिटीज़ में तो एआई का अच्छा रोल होने वाला है। कई स्पेशलिटीज़ जिसमें ह्यूमन टच इन्वॉल्व है उसमें बड़ा मुश्किल है कि एआई उस हद तक पहुंचे, क्योंकि जैसे कि मुझे आज भी कोई पेशेंट आके बैठता है तो उसको अगर मैं ज़रूरत नहीं भी होती तो भी आला लगा के चेस्ट उसका ऑस्कल्टेट कर लेता हूँ, बिल्कुल उसको देख लेता हूँ, एक बार आला लगा लिया, उसकी नब्ज पकड़ ली, तो मुझे लगता है उसका जो कनेक्ट है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो एहसास है, टच का एहसास है, वो बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद पूरे ऑपरेशन भर वो मरीज शायद मुझे कभी देखे भी नहीं, सीधे ऑपरेशन थिएटर में ही देखे, उसके बाद तो मेरा स्टाफ, मेरी टीम सब उनको हैंडल करती रहती है, लेकिन वो जो एक एहसास है वो बहुत ज़रूरी है अपने पेशेंट्स के साथ होना। वो एहसास कभी भी एआई से नहीं आएगा। दूसरी चीज़, रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हम लोग ने 10 साल पहले करीब कर दी थी और बहुत खूब रोबोटिक सर्जरी भी की। रोबोटिक सर्जरी भी एक सर्टेन लेवल के बाद स्टेशनरी हो जानी है। रोबोटिक सर्जरी का 2-3 सर्जरीज में बड़ा खास रोल है, जैसे कि प्रोस्टेट की सर्जरी है या किडनी ट्रांसप्लांट करना है, जिसमें कि हम डीपली अंदर नहीं जा सकते हैं लैप्रोस्कोपी से, या कोई ऐसी सर्जरी है जो कार्डियक सर्जरी जो कि रोबोट से हो रही है, जिसमें कि चीरा बहुत कम हो जा रहा है। सो हर चीज़ की, हर पद्धति की अपनी एक जगह है, लेकिन हमें ये जानना है कि वो रोबोट के पीछे भी बैठा हुआ तो इंसान ही है और उसको प्रोग्राम करने वाला प्रोग्राम नहीं सर, इट इज नॉट प्रोग्राम, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ ये है कि हम कंसोल पे बैठ के ऐसे ऐसे उसको टीवी में देख के कर रहे हैं, आर्म्स अंदर पेशेंट के इट इज नॉट अ प्रोग्राम्ड सर्जरी की प्रोग्राम कर दिया, रोबोट ने सर्जरी कर दी। कंटिन्यूअस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच द सर्जन इज हैंडलिंग ऑल द कंट्रोल्स एंड डूइंग एवरीथिंग। जस्ट ये है कि उसका हाथ वहां नहीं जा रहा है, उसके हाथ की जगह कुछ एक गाइडेड इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं। सो रोबोटिक सर्जरी, टेली सर्जरी, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी वो हैं, लेकिन मेडिसिन में हर चीज़ की एक अलग पहचान है, अलग जगह है, और कंपैशन और ह्यूमन टच की जगह शायद कभी कोई रोबोट ले नहीं पाएगा। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि कंपैशन ऐसी चीज़ है, डॉक्टर्स राउंड पे भी मरीज जिस तरह से कनेक्ट करते हैं डॉक्टर से, या जो हमारा 1-to-1 फेस इंटरेक्शन होता है पेशेंट से, तो उससे बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। वो ह्यूमन इमोशंस को कभी रोबोट नहीं समझ सकता। और ह्यूमन इमोशंस का तो ये हाल है कि बच्चा जब 1 महीने का या 2 महीने का बच्चा होता है, जिसको अभी दुनिया की समझ नहीं होती है, जब वो रोता है 100 लोग उसको गोदी में उठाएं, लेकिन जब माँ उठाती है तो वो चुप कर जाता है। ये तो मतलब ह्यूमन इमोशंस का एक प्रतीक है, ये तो एक बिल्कुल जीता जागता सबूत है इस चीज़ का। और सर, ये जो अभी हम देख रहे हैं, किडनीज बड़ी ख़राब हो रही है ऑल ओवर कंट्री। हम देखें पहले तो पूरे वर्ल्ड में, लेकिन किडनीज में पत्थरी होना, मतलब ये तो एक आम सी बात हो गई है। किसी का भी आप किडनी फेलियर हो गया, किसी का भी आप 10 लोगों का आपका ये सोनोग्राफी करा लें तो हाँ जी, आपकी राइट किडनी में ये है, लेफ्ट किडनी में ये है, ये वाली छोटी हो रही है, ये मतलब ये जो किडनी, क्या ये पहले भी थे और डायग्नोज नहीं हो पा रहे थे, या ये अब जो है ये सब चैलेंजेस अब पैदा हुए हैं? सो किडनी की बीमारियां के बारे में मेरा 2 बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है सभी के लिए। फर्स्ट मैसेज इज, एक जो हमारा लाइफस्टाइल है, और एक प्रोटीन पाउडर नेफ्रोपैथी बहुत ही रैम्पेंट बीमारी होती जा रही है। सो किडनी फेलियर, जैसा भाई ने बताया कि किडनी फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन, अप्रॉक्सीमेटली 10-15% केसेस अब हम लोग प्रोटीन पाउडर नेफ्रोपैथी के देखने लगे हैं।
जो आज का यूथ है जो कि जिम जाता है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, मैराथन दौड़ रहा है, वो प्रोटीन पाउडर या क्रिएटिनिन के पाउडर्स ले रहे हैं, उसकी वजह से किडनी में डिसफंक्शन हो रहा है और कई हद तक किडनीज खराब हो रही हैं। मैंने बड़े यंग खूबसूरत मॉडल्स, 25 साल के लड़के, 30 साल के लड़के, बढ़िया बॉडी, डोले बने हुए हैं, और 30 साल की उम्र में किडनी फेलियर हो गया, ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है। ऐसे बड़े यूथ देखे हैं, वो बिकॉज ऑफ रैम्पेंट यूज़ ऑफ प्रोटीन पाउडर्स। तो एक तो ये मेरा इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए सभी को। और दूसरी चीज़ है कि किडनी की जो भी बीमारियां होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने 2 किडनी बनाई है। सो एक किडनी में कोई भी बीमारी होती है तो अनटिल अनलेस कि वो स्टोन कहीं फंस जाए, स्टोन में भी 10% ऐसे स्टोन होते हैं जो पेशाब की नली में या किडनी की नली में फंस जाएं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। तो अपना आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स साल में एक बार अल्ट्रासाउंड, सिंपल सा टेस्ट है, कहीं भी हो जाता है, ज़रूर करा लेना चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट है, जो हेल्थ चेकअप होता है उसके साथ साथ 2-3 टेस्ट हैं, जो KFT है, PSA है, प्रोस्टेट के लिए टेस्ट है अगर आप पुरुष हैं, या फिर जो है अल्ट्रासाउंड है किडनी का। तो इसको ज़रूर एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि साल में एक बार हम करा लें, क्योंकि कोई भी बीमारी जब हम अर्ली स्टेज पे पकड़ डायग्नोज कर पाते हैं, चाहे वो स्टोन हो, चाहे किडनी फेलियर, जो व्हाटएवर इट इज, वी कैन ट्रीट इट एंड पेशेंट कैन बी सेव्ड ऑफ डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। डॉक्टर रंजन जी, इस अब आपसे हम ये नुस्खे और टोटके लेंगे हम ज़रूर, क्योंकि कम समय में बहुत सारी बातों पे हम चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए एक मैसेज जाए कि किडनीज़ का और ये जो यूरोलॉजी से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको हम कैसे काबू कर सकते हैं उन पे। तो आपसे हम बात ज़रूर करेंगे और जारी रखेंगे। एक छोटे से वक्फे के लिए नाज़रीन यहाँ पे रुकना होगा हमें। वक्फे के उस पर आएंगे, डॉक्टर रंजन जी से और बहुत सारी बातें करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। डॉक्टर प्रियादर्शी रंजन, टॉप मोस्ट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हमारे साथ हैं। ओरिजिनली लखनऊ से हैं, अभी चंडीगढ़ में हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। हमारी खुशकिस्मती। अभी आप ये कह रहे थे कि ये जो जिम वगैरह जो बच्चे जाते हैं, जो प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ मैंने रिसेंटली एक डेथ हुई, 25 ईयर ओल्ड डाइड, और सुनने में आया कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, शायद बॉडी बनाने के लिए या किसी और कारण से। तो ये जो नौजवानों में एक वो बॉडी बनाने, एक तो नेचुरली वो कसरत करें और बन जाए, या डाइट में ये करें, लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल है, अभी तो बाज़ाब्ता दुकानें खुली हैं जहाँ पे सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं और उन पे वो ऐसे वो जाइंट सा बनता दिख रहा है, तो लगता है कि ये खाने से हम ऐसे ही बन जाएंगे। पर डॉक्टर साहब एक चीज़ में जो आप जाइंट से जो देख रहे हैं उन पे, तो आप उनकी हालत देखिए पोस्ट, अब जो उस टाइम वो जवानी वो की तो फोटो, वो तो दुकानदार हमें दिखाएगा नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि उनकी हालत भी बहुत बुरी है। तो ये ट्रेंड जो है बॉडी बिल्डिंग में, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, हम बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ नहीं है, कसरत के खिलाफ नहीं है, हर कोई चीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल और उसका असर जो है किडनीज पे या हार्ट पे या इस सिस्टम पे, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालनी है। देखिए, एक जो बड़ा ड्रास्टिक चेंज सोसाइटी में आया है और स्पेशली यूथ में आया है, एक तो हम बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए फोकस्ड हो गए हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अगर किसी के पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अगर किसी की बाइसेप इतनी बड़ी है या उसके मसल्स ऐसे हैं, उसने ऐसी टी शर्ट पहन रखी है, तो मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए। एक जो पेशेंस है वो लूज हो गया और उसके लिए लोग अब शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं।
और जो पर्पज़ है एक्सरसाइज का, पर्पज़ है ईथॉस, उसको हम भूल जाते हैं। एक्सरसाइज का पर्पज़ है कि हम अपनी कार्डियक स्टेटस को, हार्ट की हेल्थ को फिट रख सकें, अपने मसल मास को मेंटेन कर सकें, अपनी बोन स्ट्रेंथ को नॉर्मलाइज कर सकें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। बिल्कुल। विस जो आज के यूथ का बॉडी का बनाने का वो ये है कि मैं ऐसी टी शर्ट पहन लूं और ऐसे यहाँ पे बैठूं, ऐसे फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डाल दूं या पिक्चर में चला जाऊं और अपनी 6 पैक एप्स दिखा दूं, तो वहाँ से लाइक्स आ जाएं। हाँ, इतने लाइक्स आ जाएं। ये हम झूठी चीज़ों के पीछे भागते चले जा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो लोग इतना ज़्यादा उसको मीट करने के लिए ये जो स्टेरॉइड्स हैं, ये वो हैं कि अच्छा उनकी बॉडी ऐसी है, उनको इतना डील मिल गई, इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम भी बना लें। उसी में जो बॉडी बिल्डर्स हैं उसको प्रमोट करने लगते हैं। आज कोई भी जिम आप देखें तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि आपका ट्रेनर भी आपके पास थोड़ी देर आके एक्सरसाइज कराएगा, फिर वो आपको धीरे से बताएगा कि ये वाला प्रोटीन लेना चाहिए। सो दीज थिंग्स आर वेरी बैड। वी आर एंटरिंग इनटू अ एरा ऑफ ह्यूज मार्केटिंग, ह्यूज ब्रांडिंग। आजकल तो सारा सामान इंस्टाग्राम से ही देख के लोग मंगाते हैं, कोई भी, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हो, मेकअप की चीज़ें हो, स्किन की चीज़ें हो। मेरे एक बड़े परम मित्र हैं डॉक्टर जतिन, बड़े जाने माने स्किन के डॉक्टर हैं। तो ऐसे ही हम लोग शाम को बैठे थे तो वो बता रहे थे कि एक लड़की आई थी 16-17 साल की, और उसने कोरियन, आजकल स्किन केयर बड़ा चला हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो उसने मंगा के खूब लगाया और उसको 1st डिग्री बर्न हो गया पूरे चेहरे पे। ओहो। तो ये जो इतनी ज़्यादा स्टुपेंडस मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे हो रही है या फेसबुक पे हो रही है, स्नैपचैट पे, और इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया ने इस चीज़ को एक एवलांच की तरह कर दिया है कि कोई अपने आप को रोक ही नहीं पाता, हर आदमी उसमें दबे चले जाता है। तो ये जिम के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो 50 तरह के आप देखो, आप हर जगह पर आपको जो है, वहाँ किताबों की दुकानें नहीं होंगी, वहाँ पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं होंगे, लेकिन ये जिम वाली प्रोटीन सप्लीमेंट्स हर आदमी खाना चाहता है, हर आदमी अपने आप को सुंदर रखना चाहता है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट, कई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बहुत सी चीज़ें मार्केट में, अल्कलाइन वाटर, दिस दैट, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आज से पहले कभी थी ही नहीं, और लोग 100-100 साल जी रहे थे और स्वस्थ भी थे, अच्छे भी थे। तो हम एक ऐसे मार्केटिंग एरा में घुस चुके हैं जो कि एक एवलांच की तरह है। इससे बस दूर हटना है। जो बह गए तो वो बह गए। तो ये बहुत इसका दुष्प्रभाव आ रहा है, समाज पे भी आ रहा है, बीमारियों पे भी आ रहा है, नई नई बीमारियां हम क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये तो इस चीज़ का हो गया। और अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो खान पान, जैसे आपने अभी एक जिक्र किया लाइफस्टाइल का, तो लाइफस्टाइल में तो हमारी खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं। हमारा जो जंक फूड है, हमारा जो फास्ट फूड है वगैरह, वो सब चीज़ें तो आती हैं। तो सादा खाने में और जो आजकल के दौर की चलन है, यही अगेन नॉर्मल रेस्टोरेंट में चले गए खाने के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या वगैरह, ये सब चीज़ें जो खाते हैं, या पान पराग जैसी चीज़ें जिनके बड़े बड़े एक्टर्स अब ऐड कर रहे हैं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स की जुबान के बोलो जुबान केसरी। तो ये सब चीज़ें जो अभी हम इस चीज़ की, मतलब खान पान की अगर हम बात करें तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी ओवरऑल बॉडी पे। और अगर आपकी स्पेशलिटी की हम बात करें तो उस पर 100% किडनी के लिए तो हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो 2 ही जगह से निकलता है, या तो लिवर से डिटॉक्सिफाई होता है या किडनी से यूरिन के थ्रू मेटाबोलाइज होकर निकलता है। तो ये खान पान तो बहुत सी बीमारियां, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस ही, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, ये सब खाने पीने और लाइफस्टाइल से ही हैं। तो ये तो इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, खास करके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो उनकी सर्टिफिकेशंस है, जो कल ही मैं न्यूज़ में देख रहा था कि ये जो गोश्ताबा या एक और डिश यहाँ की बनती वाजवान, उसमें जो है कुछ ऐसे कलर्स मिलाए जा रहे थे जिससे कि बड़े किडनी फेलियर हो रहा था। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमें प्योरिटी जो है उसको नहीं छोड़ना है। बिजनेस के लिए, बिजनेस तो ग्रो कर जाएगा, स्केलेबिलिटी हो जाएगी। आजकल मैनेजर्स हर जगह हैं, MBA किए हुए लोग, जिनका कि फोकस सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस को बढ़ाने पे होता है कि हर साल हमें 10% की ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। कैसे आ रही है, क्या आ रही है, अगर उस जगह पर भी रह गए और थोड़ा सा नीचे भी चले गए तो क्या हो गया ग्रोथ में, अच्छे इंसान तो रहे कम से कम हम। तो वो सब चीज़ें अब मैंने कहा ना, ये बड़े अनफॉर्चुनेट एरा है और बड़ा मुश्किल है इससे अपने आप को बचाना।
लेकिन जो बचाएंगे वो सिकंदर हैं। हाँ, वो थोड़ा सा सिकंदर क्या, उनकी हेल्थ सही रहेगी, मैं वही कह रहा हूँ। 40 साल के बाद तो शरीर खुद ही बताने लगता है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आफ्टर द एज ऑफ, अदरवाइज इफ यू डोंट रेस्पेक्ट योर बॉडी, यू डोंट रेस्पेक्ट योर इनर सिग्नल्स, यू डोंट लिसन टू योर सेल्फ, देन थिंग्स विल गो डाउन हिल। बस। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अर्ली सिम्टम्स क्या देख सकते हैं कि जिसको लगेगा कि CKD? हाँ, CKD तो अनफॉर्चुनेटली एसिम्टोमेटिक होती है। Okay. जब तक सिम्टम्स अपीयर होते हैं तब तक तो बड़ी देर हो चुकी होती है और 90% किडनी खराब हो चुकी होती है। तो CKD के जो सिम्टम्स हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं, जैसे कि थकान लगना, अनीमिया होना या कमज़ोरी महसूस होना, या फिर थोड़ा सा पेशाब कम आ रहा है। जब जैसे जैसे बीमारी बढ़ने लगती है तो पाँव में सूजन आना, आँख में सूजन आना, यूरिन की मात्रा कम होना, सांस फूलना, ये सब चीज़ें अपीयर होती हैं, लेकिन उससे पहले ही बहुत डैमेज हो चुका होता है। तो अर्ली स्टेज किडनी डिजीज़ को डिटेक्ट करने का कोई और तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि आप 1 साल में अपना चेकअप कराते रहें। मतलब इज इट कंपलसरी साल में? बिकॉज साल का ड्यूरेशन, क्योंकि साल में कुछ भी हो सकता है। एक साल में सुना है डॉक्टर तो कहते हैं कि एवरी 6 months, नाउ इट्स 3 months। नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 1 year बिकॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो 1 साल में एक बार इज अ डिसेंट वो, बिकॉज लैब में भी माफिया हैं वो ऐसे ऐसे टेस्ट निकाल देते हैं, ऐसी ऐसी वैल्यूज निकाल देते हैं कि इंसान पागल ही हो जाता है। उनकी अननेसेसरी टेस्ट की अननेसेसरी वैल्यू पैकेजेस के चक्कर में लोग करा लेते हैं, और वो पैकेज में 4 हाईलाइट आ जाते हैं या 4 लाल लिखे निशान आ जाते हैं, और उसके पीछे डॉक्टर के पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये सब बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही तकलीफदेह डेवलपमेंट्स हैं मेडिकल इंडस्ट्री के। हमारे यहाँ कश्मीर के एक बड़े सीनियर मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गजनफर अली, वो हमारे प्रोग्राम में आए थे जिस दिन डॉक्टर्स डे था। तो उन्होंने कहा कि बार बार ब्लड प्रेशर भी चेक मत करो यार, इससे ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। सही बात है डॉक्टर साहब। तो ये एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट का आपने जिक्र किया और आपकी स्पेशलिटी है, तो प्रोस्टेट में किस उम्र से जो पुरुष हैं, जो मेल्स हैं, किस एज से उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और जब PSI हम करते हैं तो किस लेवल तक हम उसको नॉर्मल कह सकते हैं, और किस लेवल से हमें ये सोचना चाहिए कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अलार्मिंग लेवल्स क्या हैं? सो प्रोस्टेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम यूरिनरी सिम्टम्स को पहचानें। Okay. कोई भी मेल है, स्पेशली मेल्स में यूरिन के सिम्टम्स को पहचानना आना बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, हम पेशाब करने जाते हैं ना तो कान में ऐसे फ़ोन लगाए रहते हैं, जैसे आपने बताया ना कि गाड़ी चला रहे हैं, कान में ऐसे फ़ोन लगाए और सुसु करके चले आए, विच इज़ यू डोंट रियलाइज कि क्वालिटी ऑफ यूरिनेशन क्या है। आपने कितनी देर में पेशाब किया, कितनी देर में शुरू हुआ, पेशाब में कहीं खून तो नहीं आया, पेशाब कितनी लग के आया। जब उसमें दर्द होना शुरू होता है या बंद होना शुरू होता है तब हम उस पर ध्यान देते हैं। सो यूरिनेशन इज़ अ वेरी नेग्लेक्टेड एक्ट, and everybody should be aware about simple urinary symptoms such as hesitancy. Hesitancy का अर्थ होता है कि हम पेशाब करने गए, हमें 2 मिनट खड़े होना पड़ा तब हमारा पेशाब रिलीज होना शुरू हुआ। एक तो होता है कि हम गए, खड़े हुए, तुरंत पेशाब खुल के आ गया। एक है हम गए, खड़े हुए, फिर थोड़ी देर में पेशाब आना शुरू हुआ। Is it normal 5-10 seconds वेट करके आ गया? That is normal? No, 10 seconds, more than 10 seconds is abnormal. It should be within 2-3 seconds. Within 2-3 seconds. Okay. और उससे भी इम्पॉर्टेंट है जोर लगाना। जोर लगा के पेशाब किया, या पूरी तरह से पेशाब खुल के आया नहीं, या ऐसा लग रहा है कि रुक रुक के आ रहा है, या उसमें थोड़ा बहुत ब्लड आया। तो ये सिम्टम्स को पहचानना। कल बताया अपनी EMI में पेशाब आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, तो बंदे को लगता है कि मैंने कर लिया और अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई है, तो जैसे मेरी बॉडी कमज़ोर हो रही है वैसे पेशाब की धार भी कमज़ोर हो रही है, पेशाब की धार दूर तक नहीं जा रही है। तो ये सब सिम्टम्स को नोटिस करना बड़ा ज़रूरी। रात में कितनी बार उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए, स्लीप तो नहीं टूट रही मेरी। तो ये सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोस्टेट डिजीजेज भी मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं या इनके बारे में नॉलेज नहीं है सिम्टम्स को। अच्छा, इज इट आल्सो इम्पोर्टेंट कि रात में एक बार, क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं जो एक 40 या 50 एज में रात में एक बार उठते हैं, सो दैट इज दैट नॉर्मल? वंस इज एक्सेप्टेबल, फेयरली एक्सेप्टेबल। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है उस उठने की वजह से नींद ना टूट रही हो आपकी। ऐसा नहीं हो कि वो पेशाब करने उठे और नींद टूट गई, या पेशाब जोर की लगने की वजह से नींद टूट रही है बार बार। दैट इज एन अलार्मिंग साइन। वंस
वंस बिकॉज अगर आप एट अ स्ट्रेच 6-7 घंटे की स्लीप ले रहे हैं तो एक बार पेशाब करने जाना इज नॉर्मल। तो लास्ट में एक छोटी सी बात ये पूछना चाहेंगे कि शाम को किस टाइम के बाद पानी पीना बंद कर देना चाहिए? नहीं, पानी पीना नहीं बंद करना है। थोड़ा सा जो ब्लैडर को इरिटेट करने वाले ड्रिंक्स हैं जैसे कॉफ़ी है, चाय है या कोई भी ऐसी मसालेदार स्पाइसी चीज़ें हैं उनका सेवन कम करें। पानी कम नहीं करना है आपको, धीरे धीरे थोड़ा सा आप सोने के इमीडिएट पहले ना लें पानी, अदरवाइज डिनर वक्त तक ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी, थैंक यू सो मच। और खूबसूरत पर्सनैलिटी और खूबसूरत कश्मीरी स्टोल के साथ आप आज हमारे खूबसूरत बातें की और खूबसूरत बातें की, बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत अच्छी बातें की, जिन पे मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो उन बातों पे अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाएंगे और आने वाले अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप लोगों के बीच में मौका मिला आपके साथ बैठने का, गुफ्तगू करने का। वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच। और हमारी एक आदत है कि एक बार जो कोई आए ना हम उसको बार बार बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका भी। ऐसे 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे। हर सुबह पेश होता है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। आज की निशस्त से दीजिए मुझे और मियाँ वसाब जिलानी को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।